अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी प्यारे बच्चों का वेलकम है YT योर इंग्लिश शूटर पे। मेरा नाम है अमन बहल। इस एडिटोरियल क्लास को रोज शाम में लाया जाता है, थोड़ा देरी से सही, लेकिन लाया जाता है इस तरीके से कि आप जो एडिटोरियल मेरे साथ पढ़ें उसकी रीडिंग करते हुए आप ग्रामर को और वोकैब को भी ग्रेस्प कर पाएं। पढ़ते पढ़ते ही इंग्लिश का हर एस्पेक्ट आप कवर कर सकें। क्लास देरी से आती है लेकिन क्वालिटी को हम टॉप नॉच रखने की कोशिश करते हैं। 5 मिनट की क्लास में आप खुद इस बात को फील करेंगे। तो चैनल पे नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब करना। चलिए बिना देरी के लेक्चर को शुरू करें, आइए कुछ नया सीखते हैं। टाइटल है जी एग्नी ऑफ एग्जिट। एग्जिट का मतलब होता है निकासी, कहीं से किसी का बाहर निकलना। और एग्नी क्या होता है? एग्नी होता है जी पेन या सफरिंग, दर्द या पीड़ा। कह रहे जी जो एग्जिट हुआ है ना वाइस प्रेसिडेंट साहब का, ऐसा लगता है बहुत दर्द और पीड़ा में वो थे, बहुत पेन से गुजर रहे थे, जिसकी वजह से उनको रिजाइन करना पड़ा। न्यूज़ तो आपने सुनी ली है, वाइस प्रेसिडेंट साहब मिस्टर धनखड़ ने अपनी वाइस प्रेसिडेंटशिप के बीच में ही रिजाइन कर दिया है, हेल्थ रीजंस की बात करते हुए। लेकिन देख करके लगता है कि बात कुछ और है, किसी और वजह से परेशान होकर के उपराष्ट्रपति को अपने पद से जो है इस्तीफा देना पड़ा। चलिए एग्नी वर्ड अभी डिटेल में आप देखेंगे। एग्जिट वर्ड पे एक बहुत अच्छा वन वर्ड होता है, मैं साथ साथ में इसलिए शेयर करता हूं आपका दिमाग चले। किसी एरिया से अगर मास स्केल पे, बहुत बड़े स्केल पे लोग भागे, पशु पक्षी जानवर भागे, जान बचा के भागे हैं, तो उस भागने की प्रक्रिया को एक्ट को क्या बोलते हैं? चलो जिनको याद है कमेंट्स में डालना, बाकियों के लिए लिख रहा हूं एक्सोडस। अब इस वर्ड को आराम से गूगल कर लेना, समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, जैसे कश्मीर से पंडित्स को जाना पड़ा 90s के अंदर, दैट वाज एक्सोडस ऑफ पंडित्स फ्रॉम कश्मीर। ऐसे इस वर्ड को याद रखें। कह रहे जगदीप धनखड़ साहब रेजिग्नेशन एज वाइस प्रेसिडेंट इज अ सेटबैक फॉर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। कह रहे जो धनखड़ साहब है ना, जो वाइस प्रेसिडेंट साहब है, उनका जो इस्तीफा है, रेजिग्नेशन है उपराष्ट्रपति के पद से, कह रहा है वो एक सेटबैक है, झटका है, बहुत बड़ी नाकामयाबी है हमारी लोकशाही के लिए, डेमोक्रेसी के लिए, जो पार्लियामेंट से चलती है। तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी यानी संसद से चलने वाली लोकशाही। चलिए रेजिग्नेशन आप समझते हैं, त्याग पत्र बोलते हैं इसको, इस्तीफा बोले। रेजिग्नेशन की वर्ब है इज। सेटबैक होता है जी बहुत बड़ा झटका, बहुत बड़ी नाकामयाबी, जिसका आपको शौक लगे। समझ पा रहे हो ना इस वर्ड को? थोड़ा फील करो। डिबैकल इसका सिनोनिम है, बहुत बार इस वर्ड को करवाया हुआ आपको। इसका एक और अच्छा सिनोनिम है फियास्को। ठीक है, तो ये एक फियास्को जैसा है भारत की डेमोक्रेसी के लिए कि वाइस प्रेसिडेंट को अचानक से गद्दी छोड़नी पड़ी। चलिए अब जल्दी से आगे बढ़े, इस आर्टिकल की दिखा देता हूं आपको वोकैब। 5 वर्ड्स है मेरे पास, भारी भरकम। शुरू में एक साथ देख लोगे तो क्लास को स्मूथली ले पाओगे। अपनी क्लासेस के सभी नोट्स पीडीएफ्स आपको इस टेलीग्राम पे अवेलेबल है। सर्च करें @official YT, प्राइवेट ग्रुप है, या फिर इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में टेलीग्राम का लिंक भी आपको अलग से दिया गया है। YT ऐप को जरूर डाउनलोड करें। यहां पे मिलेंगे आपको आपकी तैयारी के लिए पर्सनलाइज्ड प्रीमियम कोर्सेज, जो सिर्फ नाम के प्रीमियम है और बहुत अफोर्डेबल है। फॉर एग्जांपल हमारा फ्लैगशिप कोर्स है, अभी अभी लॉन्च हुआ है, इंग्लिश अनलॉक्ड कोर्स, जिसमें आपकी फुल फाउंडेशन किसी भी एग्जाम के लिए बिल्ड की जाती है। अभी इसमें क्लासेज आ रही हैं, जैसे ग्रामर आ जाएगी, इसमें रीडिंग आ जाएगी, वोकैब आ जाएगी, फिर एग्जाम कैसे सॉल्व करना है, प्रैक्टिस सेशन भी आ जाएंगे, चाहे फिर SSC हो या बैंकिंग हो या रेलवेज हो, डिफेंस हो। इस पूरे कोर्स को हमने 1.5 साल की वैलिडिटी के साथ में 1275 पे रखा हुआ है। काफी अफोर्डेबल प्राइस है। और इसका भी एक छोटा वेरिएंट निकाल दिया है, 999 रुपए का 1 साल की वैलिडिटी इसमें आपको मिल जाएगी। तो यू कैन टेक बेनिफिट ऑफ इंग्लिश अनलॉक्ड कोर्स। इसी तरीके से आपको राइटिंग का कोर्स मिलेगा, जिसमें आपको लिखना सिखाया गया अंग्रेजी में। भारत का अकेला ऐसा कोर्स है जो हिंदी मीडियम वालों को इंग्लिश में लिखना सिखाता है। 475 में इस कोर्स को भी आप 1 साल की वैलिडिटी के साथ अवेल कर सकते हैं। साथ ही आपको मिशन UPSC, मिशन सिविल सर्विसेज का फ्लैगशिप कोर्स मिलेगा, जिसमें आप सिविल सर्विसेज के हिसाब से लिखना सीखेंगे। एडवांस मैनर में ऐसे प्रेसी आंसर्स को कैसे डील करना है, ये सब का सब आपको ऐप पे मिल जाएगा। कोई भी क्वेरी हो, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके टीम से बात कर सकते हैं, अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। ऐप का लिंक फर्स्ट कमेंट में रखा गया है, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। चलिए शीट को मैं कर रहा हूं थोड़ा सा जूम इन, ताकि आप इसको पढ़ पाओ ठीक से। टेलीग्राम ग्रुप से ये शीट रोज शाम में आप डाउनलोड कर सकते हैं। पहला वर्ड है अपने पास ऑर्डिल। ऑर्डिल ऐसी सिचुएशन है
जो इतनी पीड़ा भरी या दर्द भरी थी कि कई दिनों तक, सालों तक आपको सोच करके घबराहट हो। किसी सिचुएशन से, हालात से, एपिसोड से, एक्सीडेंट से, घटना से आप गुजरे जो आपके लिए बड़ा पेनफुल और चैलेंजिंग था। ठीक है। मिलियंस ऑफ हैप्पी फैमिलीज सडनली फाउंड देमसेल्व्स इन एन ऑर्डील एज द वॉर ब्रोक आउट। दसियों लाख खुश परिवारों ने अचानक से या सडनली पाया अपने आप को एक ऑर्डील में, एक चैलेंजिंग और पेनफुल एक्सपीरियंस में। जैसे ही वॉर ब्रोक आउट कर गई, जंग की शुरुआत हो, ब्रेक आउट होना, किसी चीज की शुरुआत होना, तो जंग शुरू होते ही दसियों लाख परिवार जो है पेनफुल एक्सपीरियंस से गुजरने लगे। देखिए, ये जो पेनफुल एक्सपीरियंस है जिसमें आपको पीड़ा, सफरिंग हो, इसको एग्नी भी बोलते हैं अंग्रेजी में। आसान भाषा में इसको टॉर्चर बोल देते हैं। तो आज एग्नी नाम का वर्ड आपने आर्टिकल में देखा, ऑर्डिल का सिनोनिम है। अगला वर्ड अपने पास स्पेक्युलेट। स्पेक्युलेट का मतलब होता है कयास लगाना। जैसे देखा होगा ना आपने, जुआरी कयास लगाते हैं, ये वाला घोड़ा जीतेगा, ये वाली टीम हारेगी, आज बारिश होगी नहीं होगी, हर चीज पे जुआ लगता है, आपको पता होगा। तो ये सब स्पेक्युलेशन होता है। लेकिन स्पेक्युलेशन होता है किसी चीज के ऊपर गहराई से विचार करके। आप जिस टीम को जिता रहे हो, आपने उसको पहले एनालाइज किया होगा, कौन सा बैट्समैन खेल रहा है, बॉलर की क्या परफॉर्मेंस है। तो इस तरीके से किसी चीज के ऊपर जुआ खेलना, कयास लगाना कहलाता है स्पेक्युलेट करना। सम एनालिस्ट स्पेक्युलेट्स दैट मैनी जॉब्स विल बी लॉस्ट टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कुछ विश्लेषक जो हैं वो ये कयास लगाते हैं कि बहुत सारी जॉब्स जो हैं, नौकरियां जो हैं, वो खो दी जाएंगी, लॉस्ट हो जाएंगी एआई के सामने। कयास को कंजेक्चर, सरमाइज भी बोलते हैं। स्पेक्युलेट से आपने स्पेक्युलेटिव नाम का एडजेक्टिव बनाया, जो चीज कयास भरी हो, जिसमें आइडियाज और गेस वर्क शामिल हो, स्पेक्युलेटिव। चलिए, ये वर्ड आर्टिकल में आएगा, वहां आपको डिटेल में समझा देंगे। अगला वर्ड है अपने पास स्नोबॉल। ये वर्ड मैंने आपको समझाया जैसे अंग्रेजों ने बनाया था। आप कभी शिमला मनाली चले जाओ, कुल्लू उल्लू साइड में, है ना, कभी स्विट्जरलैंड जाने का मौका मिले तो वहां जाना, जहां पे पहाड़ पे बर्फ हो, और बर्फ का एक छोटा सा टुकड़ा लो, उसकी बॉल बनाओ और उस टुकड़े को लुढ़का दो। बहुत चांसेज है कि अगर वो पहाड़ बहुत ऊंचा है ना, तो वो टुकड़ा जो है बर्फ का नीचे आता हुआ इस साइज से इस साइज का हो जाएगा, बड़ी सी बर्फ की चट्टान बन जाएगा। तो जब भी अंग्रेजी में कोई चीज तूल पकड़ती है, छोटी से बड़ी हो जाती है, जो आपके हाथों से बाहर निकल जाए, कंट्रोल के बाहर हो, अंग्रेजी में उसको बोलते हैं स्नो बॉल करना। ठीक है, याद रहेगा भी। द पेंडेमिक हैज स्नोबॉल्ड इनटू एन इंटरनेशनल डिजास्टर। ये पेंडेमिक या महामारी आउट ऑफ कंट्रोल बन करके या कंट्रोल से बाहर होकर के, स्नोबॉल करके एक अंतरराष्ट्रीय हादसा बन चुकी है, इंटरनेशनल डिजास्टर बन चुकी है। स्नोबॉल को स्पाइरल करना भी बोलते हैं। ये वर्ड आर्टिकल में आप स्नोबॉल देखेंगे। अगला वर्ड अपने पास जंक्चर। देखिए, जंक्शन तो आपने सुना ही होगा, सुना होगा ना, कोई आपका रेलवे जंक्शन, कोई बड़ा शहर आपके आसपास हो या आप रहते हो, अहमदाबाद, ग्वालियर, कहीं भी, तो जंक्शन जो बना है जंक्चर से बना है। जंक्शन का मतलब होता है एक बड़ा रेलवे स्टेशन जहां पे 2 3 4 बड़ी रेलवे लाइंस मिलती हों। और जंक्चर का मतलब होता है जी एक ऐसा पॉइंट जहां पे चीजें मुड़ती हों, टर्निंग पॉइंट लेती हों। मान लीजिए ये पॉइंट है, यहां से ट्रेन जाती है ग्वालियर और इधर जाती है जयपुर, और पीछे से आई है अहमदाबाद से। तो ट्रेन जो है अहमदाबाद से जयपुर वाली भी और ग्वालियर वाली भी एक ही ट्रैक पे आ रही है, यहां पे जाकर के मुड़ जाती है अपनी अपनी जगह पे। तो ये जंक्शन बोल दो या जंक्चर बोल दो, टर्निंग पॉइंट बोल सकते हो आप। अब इसको आम भाषा में लगाओ। कोई भी ऐसा वक्त, ऐसा घड़ी, ऐसा मोमेंट जहां पे आपकी जिंदगी बदलने को हो आपके कर्मों की वजह से, वो जंक्चर होता है। द बैटल हैज रीच्ड अ क्रूशियल जंक्चर। ये जंग जो है एक गंभीर मोड़ पे, क्रूशियल जंक्चर पे आ खड़ी हुई है। जंक्चर को क्रॉस रोड्स भी बोलते हैं, चौराया। और इसके लिए एक और अच्छा वर्ड अंग्रेजी में, इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स। ठीक है, फ्रेज है इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स, जहां पे चीजें नया मोड़ ले लेती हैं। तो ये फ्रेज आप आर्टिकल में देखेंगे। लास्ट वर्ड अपने पास कोलाइड। कोलाइड का मतलब होता है जा भिड़ना। जैसे दीवार में गाड़ी लगे, जैसे किसी गाड़ी में कोई जानवर लगे, जब जा भिड़ती हैं चीजें, क्रैश करती हैं। टू कार्स कोलाइडेड एट द इंटरसेक्शन और क्रॉस रोड्स और जंक्चर ड्यूरिंग हैवी रेन। दो कारें एक दूसरे में जा भिड़ी इस इंटरसेक्शन पे, चौराहे पे, क्रॉस रोड या जंक्चर पे, हैवी रेन के दौरान या तेज बारिश के दौरान। कोलाइड से बनता है कोल्यूजन। कोलाइड करना यानी भिड़ना, कोल्यूजन का मतलब होता है भिड़ंत। तो क्रैश करना, रैम इंटू करना, बम्प इंटू करना, सभी इसके सिनोनिम्स है।
आज ये कोलाइड से कोल्यूजन नाउन फॉर्म इसकी आप आर्टिकल में देखेंगे। ठीक है, कोलिजन। चलिए, अगेन वोकैब तो अच्छी है आज की। अगेन हो सके तो डाउनलोड कर लिया करो और लिख करके देखा करो। वोकैब वर्ड जब लिखते हो ना तो दिमाग में बैठते हैं। एक समरी आपको दे किस बारे में लिखा हुआ आर्टिकल। न्यूज आई है रिसेंटली कि धनखड़ साहब जो भारत के उपराष्ट्रपति हैं, इन्होंने रिजाइन कर दिया है हेल्थ रीजंस को के हवाले से। कुछ दिन पहले या कुछ कहें कि कुछ महीनों पहले हार्ट की प्रॉब्लम की वजह से धनखड़ साहब को एक इवेंट के दौरान चक्कर भी आ गया था। तो इनका रिजाइन करना जो है हेल्थ रीजंस पे बिल्कुल नेचुरल लगता है देखने में, लेकिन जब आप अंदर जाएंगे तो आपको थोड़ा सा अजीब फील होगा, क्योंकि अपने रिजाइन करने से ठीक 1-2 दिन पहले इनका रिजाइन करने का कोई मूड नहीं था। और इसी बीच में ऐसी खबरें आई कि बीजेपी या यूं कह दें कि जो टॉप गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, जो बड़े नेता हैं, वो धनखड़ साहब के जजेस को लेकर के दिए गए बयानों से बड़े नाखुश हैं। धनखड़ साहब का तो ये कहना है कि जुडिशरी में जो भी करप्ट जज मिले उसके ऊपर केस चलाओ, क्रिमिनल केस बनाओ। तो ऐसा कहा जा रहा है कि बीजेपी की आला कमान से टसल होने की वजह से धनखड़ साहब को, वाइस प्रेसिडेंट साहब को अचानक से इस्तीफा देना पड़ा। हमारा आर्टिकल कह रहा है कि ये बड़ी गलत बात है। वाइस प्रेसिडेंट एकदम इंडिपेंडेंट होना चाहिए। किसी भी तरह का दबाव अगर उस पर पड़ता है तो वो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के लिए खतरे की घंटी है। चलिए, आज की टोन है क्रिटिकल, क्रिटिसाइज कर रहा है इस पूरे मामले को। आर्टिकल को शुरू करते हैं। ठीक है, फर्स्ट पैराग्राफ आपके सामने है। देखो, अगर तो इंग्लिश सीखनी है तब तो साथ में पहले पढ़ना पड़ेगा आपको। मैं वीडियो को पॉज करता हूं, आप आराम से जितना टाइम लगे 4 लाइनें पढ़ो और इनका मीनिंग निकालो। नहीं तो ये वेब सीरीज तो चल ही रही है, हर चैनल पे पढ़ाया जा रहा है कुछ ना कुछ। आप मत पढ़ो, मुझे देखते रहो पढ़ते हुए, उससे आप सीख नहीं पाओगे। तो अच्छे बच्चे की तरह खुद पढ़ना है। पहले वीडियो को मैं पॉज कर रहा हूं। कह रहा है जी, द एब्रप्ट डिसीजन बाय जगदीप धनखड़ टू रिजाइन एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया raises several questions about the relationship between the executive and parliament। कह रहा है अचानक से आने वाला जो डिसीजन है, एब्रप्ट डिसीजन। एब्रप्ट क्या होता है? सडन, जो आपको पहले से समझ में ना आता हो। और ये डिसीजन है धनखड़ साहब का, और डिसीजन है रिजाइन करने का, इस्तीफा देने का। रिजाइन एक वर्ब है, रेजिग्नेशन इसकी नाउन फॉर्म है। आज से मैं कोशिश किया करूंगा हर फॉर्म को बताने की जो अच्छा वर्ड अपने को दिखे। तो ये जो फैसला है धनखड़ साहब का इस्तीफा दे देने का वाइस प्रेसिडेंट के तौर पे, ये सवाल, ये डिसीजन खड़ा करता है बहुत सारे सवालों को। रेज का मतलब होता है खड़ा करना। और सवाल किस बारे में? सवाल है उस रिश्ते के बारे में जो दो चीज़ों के बीच है। बिटवीन लगा के बता रहा है, पहली चीज़ हमारा एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका, और दूसरा एंड लगा के बता रहा है हमारी पार्लियामेंट यानी कि व्यवस्थापिका। तो एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है सारे मिनिस्टर्स, है ना, स्वास्थ्य मंत्री और ये सब। और जो मिनिस्टर एग्जीक्यूटिव का पार्ट नहीं है वो सारे बन जाते हैं पार्लियामेंट का पार्ट यानी कि लेजिस्लेटिव का पार्ट। दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन होगा तभी देश आगे बढ़ेगा। तो इन दोनों के रिश्ते के बारे में सवाल उठ रहे हैं। चलिए, डिसीजन की वर्ब है रेजिस, डिसीजन उठाता है सवाल को। रेज की फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है, इंडेफिनिट टेंस है। बिटवीन और एंड लगा करके दो चीजों के बारे में आप बता सकते हैं जो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। कह रहे द ऑल्सो इन फोकस आर द डायनेमिक्स विद इन द रूलिंग बीजेपी। कह रहे साथ ही साथ फोकस में है बहुत सारे डायनेमिक्स। डायनेमिक्स क्या होता है बाद में बताऊंगा। बहुत सारे डायनेमिक्स हैं जो फोकस में है, और किसके अंदर? रूल करती हुई बीजेपी के अंदर, भारतीय जनता पार्टी के अंदर। डायनेमिक्स क्या होते हैं? परस्पर या आपसी जो इंटरेक्शन होता है उसको बोलते हैं डायनेमिक्स। कौन बड़ा है, कौन छोटा है, किसके पास ज्यादा पावर है, समझ पा रहे हो सकता है कोई छोटा नेता हो लेकिन पावर उसके पास ज्यादा हो, कोई बड़ा नेता हो उसकी कोई सुनता ना हो। तो ये सब डायनेमिक्स होते हैं, अंदर ही अंदर किसी सिस्टम के अंदर का इंटरेक्शन। तो कह रहा है फोकस के अंदर बीजेपी के अंदर का सिस्टम भी आ गया है, डायनेमिक्स भी आ गया है। डायनेमिक्स यहां सब्जेक्ट है, वर्ब है इसकी आर, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। इन फोकस एक प्रेपोजिशनल फ्रेज से सेंटेंस शुरू हुआ है। अभी इस पे ग्रामर कॉन्सेप्ट है, डिटेल में आपको करवाएंगे। कह रहा है द वाइस प्रेसिडेंट इज ऑल्सो द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। वाइस प्रेसिडेंट साहब जो हैं वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं या फिर बाय डिफॉल्ट चेयरमैन भी होते हैं राज्यसभा के, हमारे अपर हाउस के। तो मतलब राज्यसभा के अपर हाउस की कुर्सी भी खाली हो चुकी है चेयरमैन। चलिए, अब 2-3 चीजें अपने को देखनी है।
देखिए पार्लियामेंट हर कंट्री में होता है, पता है आपको। कहीं पे उसको डूमा बोल देते हैं, रशिया में, अमेरिका में कहीं सेनेट बोल देते हैं, भारत में पार्लियामेंट बोल देते हैं। होती हर जगह है जहाँ पे भी डेमोक्रेसी है। तो पार्लियामेंट एक वर्ड जो है ना एज सच अपने आगे द का इस्तेमाल नहीं करता। बहुत यूनिक चीज नहीं है पार्लियामेंट। लेकिन राज्यसभा, लोकसभा, ये जो वर्ड्स हैं ये इंडिया स्पेसिफिक हैं। तो इसलिए आपको राज्यसभा के आगे द लिखा हुआ मिलेगा, लोकसभा के आगे द लिखा हुआ मिलेगा। आगे पार्लियामेंट दिखेगा, यहां भी दिख रहा होगा, देखो पार्लियामेंट के आगे द का इस्तेमाल नहीं हुआ। तो ये बड़ी सरसरी सी बात बता रहा हूं आपको, ध्यान में रहे तो अच्छा है। अब जो कॉन्सेप्ट सिखाना चाह रहा हूं वो सीखो। देखिए फोकस तो सिंगुलर नाउन है, वर्ब लगी हुई है यार। मेरे ख्याल से फोकस की वर्ब इज होनी चाहिए थी, होनी तो चाहिए थी। लेकिन ये वो वाला केस नहीं है, फोकस की वर्ब आप दे ही नहीं सकते, क्योंकि फोकस जो है पार्ट है एक प्रेपोजिशनल फ्रेज का। बहुत सारी बार ऐसा होगा कि सेंटेंस या क्लोज शुरू होगा एक प्रेपोजिशन और उसके ऑब्जेक्ट से। ये ऑब्जेक्ट इस प्रेपोजिशन से जुड़ा हुआ है, और आप इसके बाद में जो वर्ब देख रहे हैं ना, उस वर्ब का सब्जेक्ट उस वर्ब के बाद रखा है। इसको बोलते हैं अंग्रेजी में इन्वर्जन, वर्ब को सब्जेक्ट से पहले ले आना। तो ये एक पॉइंट ऑफ कंफ्यूजन है बहुत सारे बच्चों के लिए कि वर्ब पहले सब्जेक्ट बाद में, तो मैं कैसे डिसाइड करूंगा। तो आपको देख लेना है प्रेपोजिशन से अगर क्लोज शुरू हो रहा हो तो वहां पे इस चीज का ध्यान रखना है। अक्रॉस द स्ट्रीट स्टैंड सेवरल एंशिएंट टेम्पल। स्ट्रीट के पार, अक्रॉस द स्ट्रीट, अक्रॉस का मतलब है क्रॉस करके, गली को क्रॉस करो या उसके पार जाओ तो वहां खड़े हैं बहुत सारे पुराने टेम्पल्स। टेम्पल्स लिखा हुआ है, ठीक है। देखो ये सेंटेंस ऐसा बनना चाहिए था, अक्रॉस द स्ट्रीट सेवरल एंशिएंट टेम्पल्स स्टैंड। सब्जेक्ट पहले आता, वो बाद में आती। लेकिन प्रेपोजिशनल फ्रेज जब शुरू में आता है तो कभी कभी राइटर क्या बोलता है, वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लाने की कोशिश करता है। इसको बोलते हैं राइटिंग का एक जो है अलग अलग वाला स्टाइल। तो ये इन्वर्जन जो इसने यहाँ पे किया हुआ है ना, आपको इसका ध्यान देना है। स्ट्रीट के हिसाब से, स्ट्रीट के हिसाब से यहाँ पे स्टैंड्स मत लिखाना। सर स्ट्रीट तो एक ही थी, गली तो एक ही थी, तो मैं स्टैंड्स लिखाता हूँ, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। नहीं हो सकता ऐसे। आपने इस पूरे को देखा, देखते ही आप समझ गए कि अगर वर्ब आई है तो वो टेम्पल्स नाम के नाउन के हिसाब से आएगी। बिहाइंड द कर्टन्स हाइड अ स्मॉल कैट। कर्टन्स के पीछे या पर्दों के पीछे छुपी हुई है एक छोटी सी बिल्ली। बिहाइंड प्रेपोजिशन है, कर्टन्स इसका ऑब्जेक्ट है, ये पूरा अलग कर दो। पर्दे के पीछे कुछ काम हो रहा है, अब वो क्या रहा है, स्मॉल कैट जो है वो छुपी हुई है। कैट सिंगुलर है, वर्ब सिंगुलर आएगी, हाइड्स लिखोगे। पर्दे देख करके, कर्टन्स देख करके पीछे का एस मत निकाल देना। कॉन्सेप्ट रेडी है आपका, समझ में आ गया। बस यही बेसिक अंडरस्टैंडिंग की बात करता हूं, मजा आना चाहिए सीखते हुए। यहां भी वही हुआ, इन प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट फोकस है, फोकस को देख करके वर्ब मत ले आना। वर्ब यहां पे आएगी इज अगर फोकस होता, लेकिन जो सब्जेक्ट है वो है डायनेमिक्स, ठीक है, उसके हिसाब से आ रहा है। चलो जी नेक्स्ट पैराग्राफ, रीडिंग ले लो इसकी फटाफट से, बड़ा है थोड़ा सा। कह रहा मिस्टर धनखड़ इज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट इन द हिस्ट्री ऑफ द रिपब्लिक टू रिजाइन दिस वे। कह रहा धनखड़ साहब जो है ना पहले उपराष्ट्रपति हैं इतिहास में, हिस्ट्री में रिपब्लिक की। अब रिपब्लिक कौन सा है, रिपब्लिक ऑफ चाइना नहीं, रिपब्लिक की बात हो रही है, भारत की बात हो रही है, धनखड़ साहब की बात हो रही है, कॉमन सेंस लगाना है। तो धनखड़ साहब जो हैं पहले वाइस प्रेसिडेंट हैं हिस्ट्री या इतिहास में भारत नाम के रिपब्लिक के। और क्या करने वाले, रिजाइन करने वाले इस तरीके से। और तरीका क्या है, डैश लगा के बता रहा है, सम ऑफ हिज प्रेडिसेसर्स हु रिजाइंड बिफोर कंप्लीटिंग देयर टर्म हैड द रीजन ऑफ मूविंग ऑन टू गेट इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कह रहा है उनके जो कुछ प्रेडिसेसर्स थे, प्रेडिसेसर यानी पूर्वज, पहले आने वाला, उल्टा क्या होता है इसका, सक्सेसर। सक्सेसर यानी वारिस, आपके बाद आने वाला। तो कह रहा है इनके जो कई पूर्वज थे धनखड़ साहब के, जो पहले प्रेसिडेंट बने हैं, वाइस प्रेसिडेंट, और जिन्होंने रिजाइन किया था अपनी टर्म को पूरा करने से पहले, कार्यकाल के पहले, उनके पास एक रीजन था या मौका था या कारण था, जो था मूव ऑन करने का, जिंदगी में आगे बढ़ने का। और क्यों, ताकि वो गेट इलेक्टेड हो, चुने जाएं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो आज से पहले जब भी किसी वाइस प्रेसिडेंट साहब ने पद को छोड़ा है तो वो इसीलिए छोड़ा है क्योंकि इलेक्शन आने वाला है और उनका प्रेसिडेंट का चांस उनको लग रहा है। चलिए धनखड़ साहब की वो इज सम ऑफ
प्रेडिसेसर्स की वर्ब है हैड, दे हैड द रीजन, हु आया प्रेडिसेसर्स के लिए, वर्ब है इनकी रिजाइंड। प्रेडिसेसर आप समझते हैं आपका पूर्वज, सक्सेसर आपके बाद आने वाला। कह रहा है वाइल हिज रेजिग्नेशन लेटर cites health reasons, it is clear that his decision was driven by other factors which remain speculative at this point. कह रहे जी वाइल जहां उनका जो इस्तीफा है या उनका इस्तीफे का लेटर है वो साइट करता है, हवाला देता है हेल्थ रीजंस का, बीमारी का, तो उनके इस्तीफे के लेटर में आपको बीमारी का बहाना दिखेगा, उनका एक मेंशन जो है दिखेगा। कह रहे जहां ऐसा है वही ये बात भी क्लियर है, साफ है कि उनका जो डिसीजन है वो ड्रिवन बाय था, इस चीज से पुश हुआ था या ड्राइव हुआ था कई दूसरे फैक्टर्स से जो बने हुए हैं, रिमेन करते हैं स्पेक्युलेटिव या यूं कहें कयास भरे अभी तक के लिए एट दिस पॉइंट। तो क्या कारण है वो हमें नहीं पता, बस ये पता है कि कुछ ना कुछ कारण तो और होगा। चलिए रेजिग्नेशन जहां उनका साइड करता है, साइड्स इनकी वर्ब है रेजिग्नेशन की, साइट करना, हवाला देना, हिंदी बोलते हैं किसी चीज को मेंशन करना, उसका हवाला देना। इट की वर्ब है इज, डिसीजन की वर्ब है वॉज ड्रिवन, पैसिव वॉइस बना हुआ है, बी फैमिली प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। विच आया है अदर फैक्टर्स के लिए, फैक्टर्स प्लूरल है तो विच की वर्ब भी प्लूरल है, पीछे एस नहीं आया। स्पेक्युलेटिव यानी जिसमें कयास भरे हों, जिसमें बहुत सारा गैस वर्क शामिल हो। सब कुछ समझ रहे हो ना भाई। कह रहा है जी व्हाट इज एविडेंट इज दैट सम ऑफ द डेवलपमेंट्स ऑन मंडे had snowballed into a situation in which Mr. Dhankar found exit to be the only viable path. कह रहे जो चीज साफ है what is evident वो ये है कि कुछ एक जो डेवलपमेंट्स हैं, कुछ एक जो घटनाक्रम हुआ सोमवार को, मंडे को, वो स्नोबॉल कर गया, वो हाथ से बाहर निकल के आउट ऑफ कंट्रोल हो गया एक ऐसी सिचुएशन में जिसके अंदर इन विच धनकर साहब ने पाया एग्जिट को या इस्तीफे को सिर्फ अकेला वाइबल या फिर सस्टेनेबल रास्ता, सही रास्ता। तो ये बात साफ है कि मंडे को कुछ हुआ है और कुछ ऐसा हुआ है कि उसके बाद धनकर साहब को ऐसा लगा कि मुझे इस्तीफा दे देना चाहिए, यही एक सही रास्ता है मेरे पास आगे जिंदगी में बढ़ने का। चलिए व्हाट की वर्ब है इज, एविडेंट का मतलब होता है क्लियर, साफ, जगजाहिर। व्हाट इज एविडेंट इस पूरे क्लोज की वर्ब है इज। क्लोजेज आपको सिखाए हुए हैं मैंने बेसिक्स के अंदर। क्लोज हमेशा सिंगुलर वर्ब लेते हैं, व्हाट से, व्हेन से, वेयर से, वाई से जब भी शुरू हो। सम ऑफ द डेवलपमेंट्स की वर्ब है हैड स्नोबॉल्ड। स्नोबॉल याद है ना, ऊपर से पहाड़ से स्नो की बॉल गिराई, नीचे बड़ी सी चट्टान बन गई, है ना, चीजों का तूल पकड़ना। धनकर साहब की वर्ब है फाउंड। वाइबल यानी जो सही हो, एप्रोप्रिएट हो, जो सस्टेनेबल हो, टिकाऊ हो लॉन्ग टर्म में, वाइबल। चलिए आगे बढ़े, एक कॉन्सेप्ट और सीख लो। देखो ये वाइल और एक कंजंक्शन है दो या ऑल दो, दोनों का मतलब होता है कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट समझते हो आप? हालांकि वो अमीर है फिर भी बड़ा कंजूस है, हालांकि वो पढ़ा लिखा नहीं है फिर भी बहुत समझदार है। तो ये हिंदी में आप फिर भी लगाते हो, अंग्रेजी में फिर भी आपको नहीं लगाना होता। ये हालांकि वाला कॉन्ट्रास्ट वाला मीनिंग अगर वाइल और ऑल दो कंजंक्शन से आपने दे दिया तो दूसरे क्लोज में हिंदी में फिर भी लगता है, अंग्रेजी में कोई कंजंक्शन नहीं आती। जैसे वाइल आई एंजॉय कॉफी बट आई प्रेफर टी। कह रहे जहां मैं एंजॉय करता हूं कॉफी को, मजा आता है मुझे कॉफी का, लेकिन मैं फिर भी प्रेफर करता हूं, मेरी प्राथमिकता होती है चाय। कॉफी मुझे लगता है नुकसान ज्यादा करती है तो मैं पहले चाय को प्राथमिकता देता हूं। कॉन्ट्रास्ट है, पसंद है भाई साहब को कॉफी, पीते हैं भाई साहब चाय, यही तो कॉन्ट्रास्ट समझना आपको। वाइल से बताया गया, वाइल की जगह पे यहां ऑल दो लगा दो, मीनिंग वही रहेगा। लेकिन ये जो बट लगाया ना आपने फिर भी वाला मीनिंग देने के लिए, इसकी जरूरत नहीं थी। ऑल्दो या वाइल आई एंजॉय कॉफी, इसको निकालो, आई प्रेफर टी। तो नो इफ नो बट है ना, कुछ भी नहीं लगाना यहाँ पे, येट वेट कुछ नहीं लगाना, कंजंक्शन बिना आएगा दूसरा क्लॉज। ऑल्दो शी इज यंग बट ये येट शी इज क्वाइट मैच्योर। हालांकि वो यंग है, जवान है, छोटी उम्र में, कह रहा है फिर भी वो काफी मैच्योर है, दिमाग से काफी परिपक्व है। अगेन ऑल्दो का इस्तेमाल हो गया, फिर भी की जरूरत नहीं है, ना बट आएगा ना येट आएगा, सीधे सेंटेंस लिखो शी इज क्वाइट मैच्योर। कॉन्सेप्ट बहुत आसान है, जिसने एक बार समझ लिया बार बार गलती नहीं करेगा। एक सेंटेंस आपको दे रहा हूं, खुद से अप्लाई करो। वाइल द वेदर वॉज रफ एंड वी डिसाइडेड टू गो हाइकिंग। हालांकि वेदर रफ था फिर भी हमने डिसाइड किया, या फिर और हमने डिसाइड किया कि हम हाइकिंग पे जाएंगे।
या तफरी मारने निकलेंगे। हाइक का मतलब होता है ऐसे ही बस, है ना, निकल जाना जंगल में, पहाड़ में घूमना फिरना, मजे लेना। तो हम हाइकिंग के लिए जाएंगे। चलो कमेंट्स में डालना, लिखोगे दिमाग में बैठेगा, है ना, लॉन्ग टर्म में रहेगा। आ जाओ नेक्स्ट पैराग्राफ। शुरू कर रहा हूं मैं, पर रीडिंग जरूर देना। कह रहा है ही वॉज एक्टिव इन हिज ड्यूटीज एज द चेयर ऑन द फर्स्ट डे ऑफ मॉनसून सेशन ऑफ पार्लियामेंट। धनखड़ साहब एक्टिव थे अपनी ड्यूटीज करने में चेयर के तौर पे या चेयरमैन के तौर पे पहले ही दिन, फर्स्ट डे मॉनसून सेशन के, जो पार्लियामेंट में शुरू हुआ था। कह रहा है एंड हिज ऑफिस हैड ऑल्सो अनाउंस्ड हिज पब्लिक इंगेजमेंट फॉर द वीक। और इनका जो ऑफिस था धनखड़ साहब का, वाइस प्रेसिडेंट साहब का, वो भी अनाउंस कर चुका था, ऐलान कर चुका था उनकी पब्लिक इंगेजमेंट्स या पब्लिक में उनके जो भी कार्यक्रम होने वाले थे पूरे वीक में। तो मंडे को सेशन शुरू हुआ होगा, मंडे को ये धनखड़ साहब ने ज्वाइन भी किया, राज्यसभा के चेयरमैन है ये। इनके ऑफिस ने बताया कि ये काम करेंगे, इस आदमी से मिलेंगे, लेकिन मंडे के बाद ट्यूसडे को इन्होंने इस्तीफा दे दिया। चलिए, ही की वर्ब है वॉज, ऑफिस की वर्ब है हैड अनाउंस्ड। पैसिव वॉइस में ये काम हो चुका था, एक्टिव में लेकिन पास्ट परफेक्ट टेंस में। कह रहे जी आफ्टर अ हेल्थ इंसिडेंट अर्लियर दिस ईयर मिस्टर धनखड़ हैड रिटर्न्ड टू एक्टिव पब्लिक लाइफ बट नथिंग दैट हैड हैपेंड ऑन मंडे नेसेसिटेटेड अ हेल्थ रिलेटेड डिसीजन। कह रहा है जी हेल्थ अगर डिसीजन की बात करें ना, तो एक हेल्थ इंसिडेंट हुआ था इसी साल की शुरुआत में। कह रहा है उसके बाद धनखड़ साहब जो है रिटर्न कर चुके थे, वापस आ चुके थे अपनी पब्लिक लाइफ में, वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस में। कह रहे लेकिन नथिंग, कोई भी चीज, नथिंग जो कि हुई थी सोमवार को, वो जरूरी बनाती थी, नेसेसिटेट करती थी, रिक्वायर करती थी एक ऐसे डिसीजन को जो हेल्थ से जुड़ा हुआ हो। तो आज से 6-8 महीने पहले जब इनको हार्ट में कुछ प्रॉब्लम की वजह से चक्कर आया था, कह रहा वो चक्कर को भी ये झेल गए और बाद में पब्लिक लाइफ में वापस भी आ गए हट्टे कट्टे, था ना, एकदम स्वस्थ होकर के। लेकिन सोमवार को ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जो इनको हेल्थ रिलेटेड बहाना दे करके उपराष्ट्रपति का पद छोड़ना पड़ा। नथिंग दैट हैपेंड ऑन मंडे नेसेसिटेटेड अ हेल्थ डिसीजन। मीनिंग समझ पाए? धनखड़ साहब की वो हैड रिटर्न, ये काम कर चुके थे पास्ट में ही अपनी पब्लिक लाइफ में आना। नथिंग की वो है नेसेसिटेटेड, नेसेसिटेट करना किसी चीज को, नेसेसरी या जरूरी बनाना। दैट की वो हैड हैपेंड, दैट आया है नथिंग के लिए। कह रहा जी हाउएवर this decision and statements on Monday citing parliamentary rules were in conflict with the script that the government had prepared for the removal of a Delhi High Court judge on charges of alleged corruption। कह रहा जी हालांकि उनका जो डिसीजन है और जो स्टेटमेंट्स आई सोमवार को, हवाला देते हुए पार्लियामेंट्री रूल्स का, संसद के नियमों का, कह रहे वो कॉन्फ्लिक्ट में थी, वो उल्टी थी। और किस चीज से? उस स्क्रिप्ट से, उस फिक्स की हुई कहानी से जिसको गवर्नमेंट ने प्रिपेयर कर दिया था हटाए जाने के लिए नई दिल्ली के हाईकोर्ट जज को, जस्टिस वर्मा जिनका नाम है आपको पता होगा, और इनको हटाया जा रहा था अलेजिड करप्शन के केस पे या चार्जेस पे। तो आज से 3-4 महीने पहले आपने सुना होगा ना, दिल्ली में एक जज साहब के घर में आग लगी, सरकारी बंगले पे, वहां पे कैश जला हुआ मिला। तो कह रहे जी पार्लियामेंट्री रूल्स को साइड हवाला करते हुए डिसीजन उन्होंने लिया कि मैं छोड़ रहा हूं गद्दी को, है ना, वाइस प्रेसिडेंट नहीं बनूंगा। लेकिन इनकी जो बातें थी वो बहुत अलग थी, जो सरकार की बातें थी जज साहब को हटाने को लेकर के, जस्टिस वर्मा साहब को। चलिए, डिसीजन एंड स्टेटमेंट्स की वो है वर, इन कॉन्फ्लिक्ट विद होना, किसी से उल्टा होना, कॉन्फ्लिक्ट में होना। ऑन, दिनों से पहले, वारों से पहले प्रेपोजिशन ऑन का इस्तेमाल होता है, पता है आपको। गवर्नमेंट की वो है हैड प्रिपेयर्ड। स्क्रिप्ट का मतलब होता है लिखी हुई कहानी, जिसके ऊपर पूरा ना डायलॉग चलेगा, स्क्रिप्ट बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ पे आए। अब ये करप्शन का केस आप समझेंगे क्या है। कह रहा है जी हिज रिलेशनशिप विद द एग्जीक्यूटिव हैड बीन सॉरिंग फॉर अ व्हाइल बट हिज पोजीशन ऑन जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी एंड द रिलेटिव रोल्स ऑफ द लोक सभा एंड द राज्यसभा इन सीकिंग इट turned out to be an inflection point as it appears। अब रीजन बता रहा है। कह रहा धनखड़ साहब की जो रिश्ते थे, रिलेशनशिप थी कार्यपालिका के साथ, मिनिस्टर्स के साथ, नेताओं और बाबुओं के साथ, कह रहा है वो सौर होती जा रही थी, खट्टी होती जा रही थी। सौर का मतलब क्या होता है? खट्टा होना। तो इनके रिश्ते जो है खट्टे होते जा रहे थे पिछले कुछ वक्त से
नेता और बड़े बाबुओं के साथ। कह रहा लेकिन उनकी जो पोजीशन थी, जो स्टैंड उन्होंने लिया था जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी का या जजेस की जिम्मेदारी का और उनके रिलेटिव रोल्स का और किस किस के लोकसभा और राज्यसभा के इस काम को सीख करने में या मांगने में, कह रहे इनकी जो पोजीशन थी ना वो निकल करके आई, टर्न आउट टू बी हुई एक बड़ा ही टर्निंग पॉइंट या इन्फेक्शन पॉइंट जैसा कि हमें दिखाई देता है। लंबा सेंटेंस है, मीनिंग समझ में आ गया होगा। रिश्ते इनके सबसे खराब हो रहे थे जो सरकार चला रहे हैं, लेकिन इन्होंने एक पोजीशन ले रखी थी कि जुडिशरी जो है एकदम ऑनेस्ट होगी, जो भी करप्ट होगा उसको निकाल देंगे और बाकी की जुडिशरी जो है जिम्मेदारी से अपना काम समझेगी और इसमें लोकसभा राज्यसभा का काम ये होगा। तो ये चीज़ जो है इसकी वजह से बहुत बड़ा मोड़ आया सरकार और उनके रिश्तों में, ऐसा हमें दिखता है। मीनिंग समझ गए। रिलेशन की वो है हैड बिन सॉरिंग, सॉर करना, खट्टा होना, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल हुआ है। पोजीशन की वो है टर्न आउट होना, किसी चीज का निकल के आना। इट की वो है अपीयर्स। कह रहा मिस्टर धनखड़ कंडक्ट एज चेयर ऑफ द राज्यसभा ड्यूरिंग द लास्ट 3 years हैज बीन कॉन्ट्रोवर्शियल। कह रहा धनखड़ साहब का जो खुद का कॉन्डक्ट है, व्यवहार है राज्यसभा की चेयर के तौर पे या चेयरमैन के तौर पे, और कब, लास्ट पिछले 3 सालों में, वो भी काफी कंट्रोवर्शियल रहा है या विवादों से भरा रहा है। यानी एज ए वाइस प्रेसिडेंट इनमें बहुत सारे विवाद आपको देखने को मिले होंगे। कंडक्ट का मतलब होता है व्यवहार, हैज बीन इसकी वर्ब है। कह रहा है हिज पार्टीसन अप्रोच लेड टू अ मोशन फॉर हिज रिमूवल बाय द ऑपोजिशन। कह रहा है उनकी जो पार्टीसन अप्रोच थी, पार्टीसन क्या होती है, एक तरफा, किसी तरफ आप झुक गए उसका साथ दे रहे हो। इनकी पक्षपात भरी अप्रोच थी, वो भी लीड कर गई एक मोशन या याचिका की तरफ जो था इन्हीं के हटाए जाने का, रिमूवल का, और जो लाई थी ऑपोजिशन या विपक्षी दल। कह रहा है जी अनदर फर्स्ट इन पार्लियामेंट्री हिस्ट्री, जो अपने आप में एक और फर्स्ट बात है, पहली दफा होने वाला काम है हमारी पार्लियामेंट्री हिस्ट्री के अंदर। आज तक किसी भी वाइस प्रेसिडेंट के खिलाफ कोई ऐसा मोशन नहीं आया उसको नौकरी से या उनके पद से हटाया जाए। चलिए, पार्टीशन यानी पक्षपात भरा, अप्रोच की वो लेड टू, मोशन आप समझते हैं। कह रहा जी ही क्वेश्चन्ड द इंक्लूजन ऑफ द वर्ड्स सेक्युलर एंड सोशलिस्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। इन्होंने सवाल भी उठाया था, क्वेश्चन भी किया था इन सभी वर्ड्स के इंक्लूजन को। सेक्युलर का मतलब होता है धर्मनिरपेक्ष, सोशलिस्ट का मतलब होता है सामाजिक। तो इन सवालों पे भी या इन बातों पे भी संविधान में जो लिखी हुई है इन्होंने सवाल उठाया था। कह रहा जी पब्लिकली अलाइनिंग विद द आरएसएस कॉल फॉर अ डेकेड डिबेट ऑन देम। और ये सारा काम किया था उन्होंने पब्लिकली या खुलेआम अलाइन विद करते हुए, साथ में मिलते हुए आरएसएस की उस कॉल की या डिमांड के, जो था एक डिबेट का या फिर बहस का इन चीज़ों के ऊपर, मामलों पे। तो ऐसा हमें शुरू में लगा कि ये आरएसएस से बहुत ज़्यादा प्रभावित है। कह रहे ही हैज बिन अ चैंपियन ऑफ पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ जुडिशियल इंडिपेंडेंस एंड वोकल अबाउट करप्शन इन द हिस्ट्री। कह रहे जी ये जो है ना धनखड़ साहब, ये एक चैंपियन भी रहे हैं। चैंपियन कौन होता है? जो किसी रेस को, फाइट को जीते, या फिर जो किसी काम के लिए लड़ने मरने को तैयार हो, बहुत आगे उस फील्ड में। तो कह रहा है ये चैंपियन भी रहे हैं, लॉयल सपोर्टर भी रहे हैं पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी का या पार्लियामेंट की प्रधानता का। और किस कॉन्टेक्स्ट में? जुडिशियल इंडिपेंडेंस के कॉन्टेक्स्ट में, या फिर न्यायपालिका की इंडिपेंडेंस समझते हैं आप, है ना, आज़ादी के कॉन्टेक्स्ट में। तो ये कहते हैं कि न्यायपालिका आज़ाद होनी चाहिए लेकिन पार्लियामेंट सबसे ऊपर है, इस बात को ये चैंपियन करते हैं। और कह रहा है ये वोकल भी रहे हैं, मुखर भी रहे हैं, काफ़ी बताते भी रहे हैं करप्शन के बारे में जो जुडिशरी में भरा हुआ है। चलिए, ही हैज़ बिन परफेक्ट टेंस है, ही हैज़ बिन अ चैंपियन, और ही हैज़ बिन वोकल। वोकल होना किसी चीज़ के बारे में, मुखर होना, है ना, खुले में बताना। चलिए, लास्ट पैराग्राफ है, रीडिंग देंगे इसको। चलिए मैं शुरू कर रहा हूं, जरूर से पढ़ना। कह रहा है वाइल सीकिंग टू अपहोल्ड द सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट एंड टू ड्रॉ अ लाइन ऑफ एक्सेप्टेबल कंडक्ट फॉर द जुडिशरी, ही एंटरटेन्ड एन ऑपोजिशन मूव टू इम्पीच जस्टिस शेखर कुमार यादव ऑफ द इलाहाबाद हाई कोर्ट। लंबा सेंटेंस है लेकिन इतना ही पढ़ना है आपको। तो इन्होंने एंटरटेन किया, एंटरटेन करना यानी मनोरंजन देना या किसी की बात को सुनना। अगर आप मुझसे कुछ कह रहे हैं, मैंने आपकी बात सुनी, तो मैं आपको एंटरटेन कर रहा हूं। तो इन्होंने सुना, मनोरंजन नहीं किया किसी का, इन्होंने सुना। ऑपोजिशन की इस मूव को
जो था इम्पीच कर देने का, हटा देने का। इम्पीच करना यानी किसी बड़े अधिकारी को, राष्ट्रपति को, जज साहब को हटाना। तो इनका एक ऑपोजिशन का मूव था हटा देने का जस्टिस शेखर यादव को इलाहाबाद हाई कोर्ट के। इन्होंने उस मूव को जो है सुना, उनको ध्यान दिया और कह रहे वो कौन जस्टिस थे, कह रहे हु हैड मेड कम्युनली चार्ज रिमार्क्स, जो कि दे चुके थे ऐसे रिमार्क्स को, ऐसी बातों को, स्टेटमेंट्स को जो सांप्रदायिक तौर पे चार्ज थी, सांप्रदायिक समझ गए ना, समाज में दंगा भड़काने वाली थी। और ये रिमार्क्स दिए थे इन्होंने पब्लिक में। तो ये काम लगता है कि इन्होंने गलत कर दिया, जिससे सरकार इनसे खफा हो गई। ऑपोजिशन की बात मान करके इस जस्टिस साहब को हटाने के तैयार हो गए। अब ये काम इन्होंने कैसे किया था, ये ऊपर वाले फ्रेज के अंदर लिखा हुआ है। ये काम इन्होंने किया सीख करते हुए, कोशिश करते हुए कि ये बनाए रखें सुप्रीमसी को, प्रधानता को पार्लियामेंट की, और ये ड्रॉ करें एक लाइन को, एक लक्ष्मण रेखा को खींचे जो है एक्सेप्टेबल व्यवहार की जुडिशरी के लिए। जुडिशरी क्या कर सकती है, क्या नहीं कर सकती। तो ये दोनों चीज़ों के ये हमेशा चैंपियन थे, जुडिशरी को लिमिट करें और पार्लियामेंट को सबसे ऊपर रखें। चलिए ही की वो एंटरटेन्ड, ही आया धनखड़ साहब के लिए इम्पीच करना, महाभियोग लगाना, किसी राष्ट्रपति जज को हटाना। हु आया है जज साहब के लिए, हु की वो हैड मेट। कह रहा मिस्टर धनखड़ एक्नॉलेज्ड रिसीविंग अ मोशन साइंड बाय over 50 members of parliaments for Justice Yadav's removal and said he was verifying their signatures। कह रहा धनखड़ साहब ने एक्नॉलेज भी किया, इस बात को माना भी। और किस बात को, कि इन्होंने रिसीव किया था एक मोशन को। एक मोशन क्या होता है, कोई एक्शन आपको लेना हो तो एक मोशन आप जो है पहले फ्लोट करते हैं कि हमें ये काम करना है, फिर उस पर साइन करेंगे सब लोग तो उस पर बात होगी। तो इन्होंने मान लिया था, एक्नॉलेज भी किया था, रिसीव करना एक मोशन जो 50 से ज़्यादा एमपीज या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने साइन किया था, और ये था इसी जस्टिस शेखर कुमार यादव के रिमूवल के लिए। और इन्होंने ये भी कहा कि वो वेरीफाई कर रहे हैं उनके सिग्नेचर्स को, है ना, उनके साइंस को देख रहे हैं सही है या फर्जी है। चलिए धनखड़ साहब की वो एक्नॉलेज्ड, दूसरी वो सेड, ऐसा उन्होंने माना और ऐसा उन्होंने कहा। ही की वो वॉज वेरीफाइंग। कह रहा ही हैड ऑल्सो एक्सेप्टेड एन ऑपोजिशन मोशन फॉर द रिमूवल ऑफ द दिल्ली जज। कह रहे साथ ही साथ इन्होंने इस चीज को भी एक्सेप्ट कर लिया था, ऑपोजिशन के एक और प्रस्ताव को जो था हटाए जाने का दिल्ली के वर्मा जज को, जिनके घर से नोट मिले थे। तो ये सरकार नहीं चाहती होगी कि फटाफट जजों पे इतने लांछन लगे, है ना, हमारी जुडिशरी के ऊपर एक के बाद एक जो है रिमूवल का केस लगे। लेकिन ये वाइस प्रेसिडेंट के ओहदे पे बैठ करके सभी केसेस की सुनवाई के लिए हरी झंडी दे रहे थे। चलिए ही की वो हैड एक्सेप्टेड। कह रहा मिस्टर धनखड़ हैड फ्यू ऑप्शंस अदर देन व्हाट ही डिड। कह रहा आखिरकार धनखड़ साहब के पास ना के बराबर ही ऑप्शन बचे थे, और किसके बजाय, किसको छोड़ के, उस चीज को छोड़ करके, अदर देन जो उन्होंने किया। और कह रहा है कैसे पता लगा, गोइंग बाय द रूल्स, जो उन्होंने किया था रूल्स के सहारे चलते हुए या रूल्स के हिसाब से आगे बढ़ते हुए। ठीक है ना, अगर रूल्स के हिसाब से चले तो इनको इस्तीफा ही देना पड़ता, क्योंकि और इनके पास ज्यादा कुछ था नहीं अपने आप को डिफेंड करने के लिए। धनखड़ साहब की वो हैड, फ्यू का मतलब होता है ना के बराबर, इसके आगे अ फ्यू लग जाए तो मतलब थोड़ा सा पॉजिटिव वे में, ठीक है ना। अ फ्यू नहीं लगा हुआ, अ निकला हुआ है, फ्यू लगा हुआ है तो मतलब ना के बराबर नेगेटिव वे में। कह रहा जी बट दैट पुट हिम ऑन अ कोलिजन कोर्स विद द गवर्नमेंट। कह रहा लेकिन इस बात की समस्या ये थी कि इस चीज ने पुट कर दिया, इनको रख दिया एक भिड़ंत वाले रास्ते पे। कोर्स का मतलब होता है रास्ता, पाथ, कोलिजन मतलब भिड़ंत, सरकार के साथ विद द गवर्नमेंट। कह रहा है हिज रेजिग्नेशन वीकन्स इंडियाज पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। इनका इस्तीफा कमजोर बनाता है, वीकन करता है भारत की संसदीय लोकशाही को। चलिए ज़्यादा कुछ देखने वाला है नहीं, मीनिंग आपने निकाल लिया। कहीं दिक्कत हो तो एक बार रिवाइंड कर लेना, या फिर कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, पूछोगे तो कुछ अच्छी बात लिखते हो, मैं ज़रूर से रिप्लाई करता हूँ। ठीक है ना, कमेंट्स इसीलिए है, कुछ स्टैंडर्ड अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आप कर सको तो यू आर मोस्ट वेलकम। चलिए अब जो सीखा है फटाफट अपने को अप्लाई करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, जुडिशरी कौन सा रोल प्ले करती है जो इस पैसेज में कॉन्फ्लिक्ट दिखाया गया है सरकार और वाइस प्रेसिडेंट साहब के बीच का। जुडिशरी का क्या रोल है इस पूरे जो है कॉन्फ्लिक्ट में, क्या काम कर रही है।
देखो जी, जुडिशरी अकाउंटेबिलिटी नहीं दिखा रही है, जिम्मेदारी नहीं दिखा रही है। जजेस के घर पे पैसा मिल जाता है लेकिन जजेस फिर भी नौकरी से बर्खास्त किए जाने बाकी हैं। तो जुडिशरी की जो अकाउंटेबिलिटी है, जो जिम्मेदारी है, उसी ने ट्रिगर किया धनखड़ साहब के कॉन्फ्लिक्ट को एग्जीक्यूटिव के साथ, या यूं कहें सरकार के साथ। तो जुडिशरी का यही रोल था, जुडिशरी की वजह से पूरा झगड़ा हुआ है। धनखड़ साहब चाहते थे कि इनको जिम्मेदार बनाया जाए, सरकार चाहती थी कि इतना जल्दी जल्दी, इतना तेज अपने को एग्रेसिव नहीं होना है। चलिए, फर्स्ट का आंसर है डी। सेकंड में देखो, इनमें से कौन सा सेंटेंस बड़े अच्छे से समराइज करता है ऑथर के प्राइमरी आर्गुमेंट को, जो है सरकार और धनखड़ साहब के बीच के झगड़े का, कॉन्फ्लिक्ट का। झगड़े को अगर एक सेंटेंस में समझाना हो तो वो किस बात को लेकर के था? झगड़ा इस बात को लेकर के था कि धनखड़ साहब का अडहिरेंस था या सख्त पालना थी पार्लियामेंट्री रूल्स की। सही बात को मानूंगा चाहे अपोजिशन कहे, गलत बात को नहीं मानूंगा चाहे सरकार कहे। तो इनका जो अडहिरेंस था ना, वो क्लैश कर गया सरकार के पॉलिटिकल एजेंडा से, इनके राजनीतिक प्लानों से। तो ये जो है झगड़े की मूल वजह बताई जाती है। सेकंड का आंसर है बी। चलिए, थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं, गलत हो गए हो तो माइंड मत करना, सीखोगे तभी। अब 3-4 आपको और अच्छे लेवल के दे रहा हूं, क्लोज टेस्ट। ये मैंने 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन, 7 वर्ड्स आपके सामने लिखे हैं। छोटा सा टास्क है आपके पास, 7 में से किन्हीं 4 को इन 4 ब्लैंक्स में आपको फिट करना है। सेटबैक एक नाउन है, झटका जो है नाकामयाबी का। स्पाइरल एक वर्ब है, चीजों का हाथ से निकलना। जंक्चर एक नाउन है, चौराहा या मोड़। कंजक्चर एक नाउन है, यानी कयास। ऑर्डील भी एक नाउन है, बहुत पेन भरा एक्सपीरियंस। रैम इनटू करना एक वर्ब है, किसी में जा भिड़ना। डायनेमिक्स एक नाउन है, गतिशीलता या इंटरेक्शन। मीनिंग भी बता दिया। अब सही वर्ड को सही जगह रखना। इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में आंसर डाल रहा हूं, वहां से मैच हो जाएगा। लास्ट में मिलेंगे 3 एरर्स। जो कॉन्सेप्ट आपने सीखे उसी को अप्लाई करना है। ये देख लेना, प्रेपोजिशन से शुरू हो रहा है, क्लोज, ऑल्दो कंजंक्शन लगी हुई है। और फ्यू वर्ड को जरूर देखना क्या चीज सही तरीके से यूज हुआ है या नहीं हुआ। अगेन आंसर्स इन द फर्स्ट कमेंट, जाके चेक करें। आउट ऑफ 9 कितने मार्क्स मिले जरूर से बताना। कोई फीडबैक हो, सुझाव हो, वो भी लिख सकते हैं। कमेंट सेक्शन आप ही के लिए खुला हुआ है। क्लास पूरी देखी हो तो पीडी लिखना, सर पूरा देखा। इंटरेस्टिंग लगी हो तो पीडीआई लिखा करो, सर पूरा भी देखा, इंटरेस्टिंग भी लगा। कल आपसे मुलाकात होगी। अंटिल देन, सर। और हाँ, ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें। कमेंट सेक्शन में ऐप का लिंक दिया गया है। जो भी कोर्स आपकी नीड है, अफोर्डेबल प्राइस में आप अपने एग्जाम को प्रिपेयर कर सकते हैं। एसएससी, बैंकिंग, यूपीएससी या स्टेट पीएससी एग्जाम को। ये टीम का नंबर है, इस पर व्हाट्सएप करके आप टीम से बात भी कर सकते हैं अगर आपकी कुछ क्वेरीज हो।